विद्यार्थियों, आज हमारा लेक्चर इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी पर आधारित होगा। ये बीकॉम पार्ट 3 एबीएसटी पेपर 2। सर्वप्रथम हम यहाँ पर माल एवं सेवा कर का परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। माल एवं सेवा कर का एक अप्रत्यक्ष कर है। हमारे देश में इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। इससे पूर्व हमारे देश में केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनेक अप्रत्यक्ष कर लगाए गए थे। भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश है तथा हमारे देश में कानून की शक्तियाँ हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का उल्लेख है कि कानूनी अधिकार के बिना किसी भी कर का संग्रह नहीं किया जा सकता है। विद्यार्थियों, ये हमको ध्यान में रखना है यहाँ पर कि कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपने नागरिकों पर कर नहीं लगा सकती अगर उसको कानूनी अधिकार संविधान में नहीं मिला हो। अतः माल एवं सेवा कर का संबंधित प्रावधान बनाने से पूर्व इसको संविधान में अमेंडमेंट करके लागू किया गया है। विद्यार्थियों, चूँकि माल एवं सेवा कर अप्रत्यक्ष करों की परिभाषा में आता है, तो सर्वप्रथम हम माल एवं सेवा कर से आशय क्या है, इस पर एक अपनी विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कर से आशय सरकार द्वारा लगाया गया आर्थिक प्रभार है, जिसका भुगतान जनता द्वारा सरकार को किया जाता है। सरकार इस धन का उपयोग जनता की सुविधाएं प्रदान करने के लिए करती है। हमारे देश में किसी भी प्रकार का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें कर से प्राप्त रेवेन्यू लोगों की भलाई पर काम में लाती है। अतः हर नागरिक का ये दायित्व बनता है कि वो ईमानदारी से कानून की परिभाषा में कर निर्धारित समय तथा निर्धारित दरों के आधार पर कर की प्रति अपना दायित्व का प्रावधान करके उसको
जमा कर ले। करों के प्रकार। कर दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और प्रत्यक्ष कर ये वो कर होता है जो वास्तविक बार उसी व्यक्ति को वहन करना पड़े जिस पर ये लगाया गया हो। तो ऐसे कर को अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा में वर्णन करते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स या आयकर। आयकर किसी व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ये कर किसी व्यक्ति को वहन नहीं करना पड़े, परंतु उसके द्वारा उपयोग में प्राप्त सामग्री तथा सेवाएं पर दिया हुआ क्रय को अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में लाया जाता है। वर्तमान में ऐसे करों में माल एवं सेवा कर, जिसको हम GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एवं सीमा शुल्क प्रमुख हैं। विद्यार्थियों, 1 जुलाई 2017 से पूर्व कई अप्रत्यक्ष कर प्रभाव में थे, जिन्हें केंद्रीय विक्रय कर GST, राज्य वैट, स्टेट वैट, एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सर्विसेज टैक्स आदि प्रमुख अप्रत्यक्ष कर थे। इनको एक स्वरूप देकर GST में मर्ज किया गया और अब GST के नाम से ये हमारे भारतवर्ष में इस कर का सरकार द्वारा लिया जाता है। माल एवं कर पर लागू होने से पूर्व इसके कितने प्रावधान थे? विद्यार्थियों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा बिना कानूनी अधिकार के किसी भी प्रकार का कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता है अथवा न ही वसूला जा सकता है। कानून बनाने एवं कर या शुल्क लगाने का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 245 द्वारा दिया गया है। चूँकि कर लगाने एवं संग्रह करने का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया गया है, अतः कोई भी केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अपने मन से कर नहीं लगाया जा सकती है। इस संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न कर लगाने की अधिकार संविधान की 7वीं सूची में निम्न 3 सूचियों के अंतर्गत प्रदान किया गया है। प्रथम सूची, जिसको हम लिस्ट 1, द्वितीय सूची लिस्ट 2, तृतीय सूची लिस्ट 3, संघ सूची यूनियन लिस्ट, राज्य सूची स्टेट
लिस्ट, समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट। विद्यार्थियों, अब हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन कौन से हैं। केंद्र सरकार ने संघ सूची में निम्नलिखित विभिन्न करों में से निम्नलिखित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर लगाए हैं। नंबर 1, अप्रत्यक्ष कर। नंबर 1, इसके अंतर्गत कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर। नंबर 2, निगम कर। नंबर 3, संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर धन क्रय। जबकि अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा में सीमा शुल्क। नंबर 2, भारत में निर्मित अथवा उत्पादित तंबाकू और वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान समाचार पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के कर विक्रय पर कर केंद्रित विक्रय कर। नंबर 4, सेवाओं पर कर। विद्यार्थियों, स्पष्टीकरण के तौर पर उपयुक्त प्रमुख कर अथवा शुल्क की मदों के अलावा भी प्रथम सूची में अनेक मद है, जिनमें केंद्रीय सरकार राजस्व प्राप्त कर सकती है। विद्यार्थियों, हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि धन कर को वित्तीय वर्ष 2015-16 से समाप्त कर दिया गया है। अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि वो कौन से कर है जो राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं। राज्य सरकारें द्वितीय सूची अथवा राज्य सूची में निम्नलिखित कर लगाए जाते हैं। नंबर 1, कृषि आय पर कर, भूमि एवं भवन कर, भू राजस्व अथवा माल गुजारी। नंबर 4, राज्य में निर्मित अथवा उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क तथा भारत के अन्य किसी भी स्थान पर निर्मित अथवा उत्पादित ऐसी वस्तुएं और सामान अथवा निजी दर में संतुलनकारी शुल्क। तथा मानवीय उपयोग के लिए काम में लाने जाने वाली शराब। नंबर 5, किसी स्थानीय क्षेत्र में उपयोग अथवा बिक्री के लिए आने वाली वस्तुओं पर प्रवेश पर कर। नंबर 6,
समाचार पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के कर विक्रय पर कर अर्थात राज्य स्तरीय मूल्य संविधित कर। 7वां, व्यापारों, रोजगारों तथा पेशों पर कर। 8वां, दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क की दरें, परंतु उन दस्तावेजों को छोड़कर जिन पर स्टाम्प शुल्क लगाने का अधिकार प्रथम सूची के अनुसार केंद्रीय सरकार का हो। विद्यार्थियों, स्पष्टीकरण के तौर पर उपयुक्त प्रमुख मदों के अलावा द्वितीय सूची में अन्य कोई मदें हैं जिन्हें राज्य सरकार राजस्व प्राप्त कर सकती है। विद्यार्थियों, यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों को कर वसूली का अधिकार होता है। राज्य सरकार को भी होता है और केंद्र सरकार को भी कर वसूली का अधिकार होता है। दोनों सूचियों के अलावा, जिसमें राज्य सरकारें भी आती हैं और केंद्रीय सरकारें भी आती है, तृतीय सूची के अंतर्गत दिए गए मामलों में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। क्योंकि तृतीय सूची में कर राजस्व का कोई मद नहीं है, अतः आम जनता पर दोहरा करारोपण नहीं हो सकता। यदि किसी विषय पर केंद्रीय और किसी राज्य सरकार दोनों द्वारा कानून बनाने जाने तथा उनमें विरोधाभास हो तो उस परिस्थिति में केंद्रीय कानून ही मान्य होगा। ये विशेष टिप्पणी है यहाँ पर, जिसको समझना बीकॉम स्टूडेंट्स और इनकम टैक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, जिसमें डायरेक्ट टैक्स भी आता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी आता है, उनका ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस पर अगर हम विश्लेषण करें तो टिप्पणी के आधार पर केंद्र सरकार को प्रथम सूची की संख्या 97 के अनुसार करारोपण का अधिकार जो दिया गया है, इसी अधिकार के तहत केंद्रीय सरकार को ऐसे किसी भी मामले पर कर लगाने का अधिकार है जिसका उल्लेख सूची द्वितीय एवं सूची तृतीय में न हो। विद्यार्थियों, अब प्रश्न उठता है, ये एक भूमिका थी कर के संबंध में विथ स्पेशल रेफरेंस टू इनडायरेक्ट टैक्स कि माल और सेवा कर की आवश्यकता क्यों पड़ी। सामान्यतः जनता को लाभ प्रदान करने के लिए बारंबार इनडायरेक्ट टैक्सेस में सुधार किया जाता रहा है। इस संबंध में 1984 में सेंटर वैट CENVAT प्रणाली को लागू किया गया है। इसी प्रकार पुराने बिक्री कर के स्थान पर 2003 में विभिन्न राज्यों में वैट प्रणाली लागू की गई। इसमें भी इनपुट कर जमा का प्रावधान किया गया था। इसके बावजूद भी भारत में GST की आवश्यकता महसूस की गई।
संसार के विभिन्न देशों में जीएसटी को पहले ही लागू किया गया है और उससे ये पाया गया कि कर की वसूली सरल और अधिक हो जाती है। इसलिए भारत ने भी इस कर को लेने का प्रावधान संविधान में प्रेरित किया गया है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो पहले इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास था उसमें कर पर कर लगना, टैक्स ऑन टैक्स जिसको हम कहते हैं, या दूसरे दृष्टिकोण से हम अनेकों करों के कारण कुल पर भार उपभोक्ता का अधिक होना मानते हैं, अथवा हम ये भी मानते हैं कि विभिन्न राज्य सरकारों के राजस्व हितों पर टकराव की संभावना को कम करने के लिए जीएसटी को लागू किया गया। इसके अतिरिक्त इनपुट कर जमा प्रावधान करने में असमझ का अभाव था, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन प्रोवाइडिंग इनपुट टैक्स। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक खर्चों का अधिक होना, इन एक्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कल चोरी और काले धन की कमी नहीं होना, नो रिडक्शन इन टैक्स इवेजन, तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कर प्रणाली को भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए जीएसटी का प्रारूप तथा इस प्रणाली को भारत में लागू किया गया है। विद्यार्थियों, इस संदर्भ में आपको जीएसटी की परिभाषा, जीएसटी का स्वरूप और किन परिस्थितियों में जीएसटी को भारत में लागू किया गया है, इस पर आपको ये इस लेक्चर के माध्यम में समझाने की कोशिश की गई। आने वाले चैप्टरों में जीएसटी के अंतर्गत प्रमुख परिभाषाएं क्या है, आपूर्ति का अर्थ और क्षेत्र क्या है, वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है, इस पर अलग से आपको एक विशेष लेक्चर के माध्यम से आपके समक्ष आपको इन्फॉर्मेशन प्रदान की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।